आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय बाळांनो ही आपली संविधानाची प्रस्तावना आहे. यालाच आपण सरनामा किंवा उद्देशिका असे म्हणत असतो. उद्देशिका म्हणजे उद्दिष्टांची माहिती. आता तुम्ही विचाराल सर उद्दिष्ट म्हणजे काय? मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. समजा तुम्हाला क्रिकेटर व्हायचं आहे. क्रिकेटर होणे हे उद्दिष्ट असते, लक्ष्य असते म्हणजे स्वप्न असते. आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही सराव करता, प्रॅक्टिस करतात म्हणजे कृती करत असतात, बरोबर? आपल्या भारताला सुद्धा सार्वभौम समाजवादी प्रजासत्ताक लोकशाही गणराज्य बनवण्याचं उद्दिष्ट आपण सर्व भारतीयांनी ठरवलं आहे. आता तुम्ही म्हणाल आपल्या भारताने ही उद्दिष्टे का निवडली बरं? तुमच्या शंकेचं निरसन करण्यासाठी मी तुम्हाला काही व्हिडिओ दाखवणार आहे. जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को या समाज के किसी भाग को अधिकार से, अवसर से, संपत्ति से या सम्मान से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है. आप जानते हैं बंगाल का सबसे बड़ा साहूकार जगत सेठ यानी मैं ही वो गद्दार था जिसने भारत का भविष्य बेच दिया. अपने खजाने को बचाने के लिए मैंने अंग्रेजों और मीर जाफर से हाथ मिला लिया और लूट तो हम रहे थे पर अब टिकट लेके लूटेंगे. अगर मीर जाफर ने पलाशी के युद्ध में धोखा न दिया होता तो शायद अंग्रेज कभी भारत पर राज नहीं कर पाते. ये गद्दारी और राजनीति की लड़ाई थी. हम हैं पुर्तगाली. 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और कोचीन में पहली फैक्ट्री यहाँ के स्थानीय राजा की अनुमति से बनाई. हम हैं अंग्रेज. 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से स्थापित की. हम हैं फ्रांसीसी. 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और सूरत में पहली फैक्ट्री मुगल शासक की अनुमति से स्थापित की. हुजूर, हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दीजिए. उस विश्वविद्यालय को खत्म करने जो इन हिंदुस्तानियों की शान है. सब कुछ राख हो जाएगा. वे लोग भीतर घुस गए हैं. अब हमारे ग्रंथ, हमारी पुस्तकें सब नष्ट कर देंगे. सैनिक धीरे धीरे पूरे विश्वविद्यालय में घुस गए और जहां जहां किताबें दिखीं सबको आग लगाते गए. आग की लपटों ने ज्ञान का ये महल निगल लिया. 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां 6 महीनों तक जलती रहीं. उस भीषण आग में नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ भी शेष न रहा. हमारी सदियों से संजोई गई सभी ग्रंथ और पुस्तकें राख में बदल गईं. मैं हूं लॉर्ड कैनिंग. 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था. उस समय हालात ऐसे बने थे कि कुछ समय के लिए लगा मानो हमें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा. विद्रोह असफल क्यों हुआ? सबसे पहला कारण था भारतीय शासक. वे एकजुट नहीं हुए. हर कोई अपनी गद्दी और अपना स्वार्थ देख रहा था. कई बड़े शासकों ने हम अंग्रेजों का साथ दिया. अगर यही भारतीय राजा विद्रोह कर रहे सैनिकों के साथ खड़े हो जाते तो शायद हमें सचमुच 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता. मैं हूं बाबर. आज पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने जा रहा हूं इब्राहिम लोदी से. मुझे उसे हराकर हिंदुस्तान पर राज करना है. यह है मेरी सेना के लिए. यह है मेरी तुर्की तोप जो सिर्फ मेरे पास है इब्राहिम, और हम सब मिलकर इस देश पर राज करेंगे. जब हम अंग्रेज भारत आए तो इस देश की कुछ प्रथाएं इतनी डरावनी लगीं कि रूह कांप गई. हमने देखा जाति व्यवस्था जहां लोग ऊंच नीच जाति में बांटे गए थे. एक ही धरती के लोग एक दूसरे को छू तक नहीं सकते थे. स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता था. सबसे भयावह परंपरा थी सती प्रथा, जहां विधवा स्त्रियों को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था. भारत महान था पर इन कुरूप प्रथाओं ने इसकी आत्मा को बांध रखा था. यही वो सच्चाई थी जिसने हमें सबसे ज्यादा विचलित किया. मैं हूं कुतुबुद्दीन ऐबक. पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम था. उसके मरने के बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखकर गुलाम वंश शुरू किया. और भारत के ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके भारत को गुलाम बनाया. अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को मदद करके भारत को गुलाम बनाया. पाहिलं ना बाळांनो, विदेशी सत्ताधीशांनी आपल्याला कसं गुलाम बनवलं.
त्यांना आपणच कशी मदत केली? शेवटचे विदेशी सत्ताधारी होते इंग्रज. त्यांच्या विरुद्ध आपल्या भारतीयांनी मोठा स्वातंत्र्याचा संग्राम लढला. इंग्रजांना भारतातून काढल्यानंतर मग देशप्रेमी भारतीयांनी असं ठरवलं की आता आपण आपल्या देशाचा राज्यकारभार चालवण्यासाठी एखाद्या राजाच्या हातात सत्ता द्यायची नाही, तर देशातील सर्व जनता लोक मिळून या देशाचा कारभार नियमाप्रमाणे म्हणजेच कायद्याप्रमाणे चालवावा. जर नियमाप्रमाणे कायद्याप्रमाणे आपण कारभार चालवला तर भूतकाळात आपण भारतीयांकडून ज्या चुका झालेल्या आहेत त्या चुका पुन्हा होणार नाहीत. विदेशी लोकांना आपण आपल्या भारतात पुन्हा येऊ देणार नाही. आपल्या भारतात अनेक धर्म, जाती, समाज, त्याचबरोबर वेगवेगळे सण, उत्सव, परंपरा, चालीरीती आहेत. म्हणजे प्रत्येकात विविधता आहे. याच वेगवेगळ्यापणामुळे आपण सर्व भारतीय आधी एकजूट नव्हतो. प्रत्येक राजाचं राज्य वेगळं होतं, त्यांचे नियम वेगळे होते. मग जर या सर्व भारतीयांना एकजूट करता आलं तर पुन्हा आपल्या भारत राष्ट्रावर गुलामी येणार नाही. हा विचार इंग्रजांना भारतातून काढल्यानंतर देशभक्त भारतीयांनी केला. मग विविधता, असमानता असलेल्या आपल्या भारतामध्ये जर सर्वांना समान न्याय दिला, समान स्वातंत्र्य दिले आणि सर्वांना समान मानले तर आपोआप आपला देश एकजूट निर्माण होऊ शकतो. आणि मग अशा एकात्म भारतावर कोणाही विदेशीला पुन्हा आक्रमण करता येणार नाही आणि राज्य करता येणार नाही. म्हणून आपल्या देशातील हुशार लोकांनी देशाला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी आधी उद्दिष्टे तयार केली. त्या उद्दिष्टांना कसं पूर्ण करता येईल त्यासाठी मूल्य म्हणजे नियम तयार केले. स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय हे ते 3 नियम आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता हे 3 मूल्य प्राप्त झाल्यावर आपोआप प्रत्येकाला एकमेकांविषयी बंधुता वाटायला लागते, आत्मीयता वाटायला लागते. यामुळे देश एकजूट, एकात्म होतो.